हाउ वुड अ कॉमन पर्सन विल अंडरस्टैंड कि कोई व्यक्ति जो आपको अप्रोच कर रहा है वो सिर्फ लॉयर है, मतलब एक प्रैक्टिसिंग व्यक्ति है, या फिर वो लॉयर जैसा दिख रहा है। तो क्या मेरे बेटी या बेटी को भी ऐसे करना पड़ेगा? जो बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व करता है वो बड़ा पैसा बनाता है। तो आई वुड से कि एनीवेयर बिटवीन 2.5 लाख रुपीस मॉरली भी गलत है और लीगली भी हम लोग अटक सकते हैं। इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नॉट एन एक्सक्यूज। कि एक ऐसी सोसाइटी जो बहुत एथिकल है या मॉरल है, उसमें लॉ की कोई जरूरत नहीं है। लॉ के जो बेसिक्स प्रिंसिपल है, लॉ ऑफ टॉर्ट्स, कॉन्ट्रैक्ट लॉ, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, क्रिमिनल लॉ, बेसिक प्रिंसिपल स्कूल्स में आप सेक्शंस मत पढ़ाओ, आप कोई केस लॉ मत पढ़ाओ, आप कोई साइटेशंस मत दो, बट वो जो कोर है कि उसका पर्पस क्या है, वो व्हाई क्या है, वो आपने पढ़ाना चाहिए। दैट इज द ओनली वे इन विच यू कैन मेक अ सोसाइटी वाइजर। ये चीज बीएनएस में, सीआरपीसी में कहीं पे दी नहीं है। पुणे में एक लड़का था, 16-17 साल, माइनर था, उसने पोर्शे गाड़ी चलाई, बाइकर था, उसको उसने बम कर दिया, उसमें 2 लोगों की डेथ हो। वो लड़का माइनर है, उसके हाथ में पोर्शे गाड़ी की चाबी देना, तो बिना उसका एज देखे हुए उसको शराब जिन्होंने सर्व की है उनकी भी गलती। सुशांत सिंह राजपूत वाला और रिया चक्रवर्ती का, उसके ऊपर पुलिस ने भी ऐसे सेक्शन लगाए थे कि जैसे सिनारियो क्या था, उनका चैट पकड़ा गया था और चैट में ऐसा था कि मैरुआना, गांजा 1-2 बार उन्होंने दिया था सुशांत सिंह राजपूत को। इस चीज को उन्होंने एविडेंस बना लिया और बोल दिया कि ये बॉलीवुड में ड्रग का ट्रेड कर रही है, व्यापार कर रही है। अब उसके लॉयर ने ये प्रूव कर दिया कि जितने मात्रा में, जितने क्वांटिटी में वो जो गांजा या अफीम दिया गया है, it is not sufficient to do a trade. Politics is all about taking the popular decision rather than taking the right decisions. And judiciary ये उसका exactly उल्टा है. It is all about taking the right decision irrespective of whether it is popular or not. ट्रिपल तलाक वाला आप देखना मसला, वहाँ पे कोर्ट ने बोला कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल। अगर कोई अंपायर है जो बता रहा है कि तुम ऑफ में मारो, तुम लेग पे खेलो या फिर इसको ऐसे गेंद डालो, तो वो अंपायर नहीं बचा, फिर तो वो प्लेयर हो गया। कि हमारे यहाँ पे एप्पल का जो आईफोन है, कोई भी मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास अफोर्ड कर सकता है। नेपाल में, पाकिस्तान में परिस्थिति ये है कि यू हैव टू बी सुपरबली रिच टू अफोर्ड दैट दोज काइंड ऑफ फोन्स। जस्टिस वर्मा वाला जो है ना, दिल्ली वाला मसला, घर पे कैश मिली, इतने भी जजमेंट्स उसने दिए हैं, वो सब जजमेंट के ऊपर क्वेश्चन मार्क आ गया। क्या मोदी इन्वॉल्व है कोलिजियम में? अब इतना अच्छा टॉपिक छिड़ गया तो जी हाँ। मुझे लॉ पर्सपेक्टिव में जी हाँ। कि डिफाइन बिलीफ वर्सेस लीगल एस्पेक्ट, ये कैसे करें? क्योंकि Okay. हर एक चीज की एक बिलीफ है, Correct लेकिन है। जरूरी नहीं है कि वो लीगल दायरे में आए। देखिए, अभी ये जो क्वेश्चन है आपका वो थोड़ा सा ओपन एंडेड है, ठीक है, तो मैं अपने इंटरप्रिटेशन के हिसाब से उसको आंसर करूंगा। बट प्लीज रिमेंबर कि मोरालिटी, बिलीफ, एथिक्स या फिर आपके जो इंटरनल कंपास या आपका जो भी एक व्यू पॉइंट है, वो चीजें अगर सही जगह पे होंगी, ओके, वो सही तरीके से प्लेस्ड होंगी, तो लॉ के बारे में आपको सोचने की जरूरत नहीं है ज्यादा, ओके। लेकिन ऐसा हो सकता है कुछ केसेस में ये दोनों चीजें एक दूसरे से टकराव खाती है, ठीक है। तो लॉ जो है कॉन्सेप्ट, वो बेयर मिनिमम है, मतलब उतना तो आप करो, चाहे आप उसमें बिलीव करना मत करना। जैसे कोई XYZ डीटी है या धर्म है, रिलीजन है, उसमें मेरा बिलीफ नहीं है उस चीज पे, बट मेरी ये लीगल ड्यूटी है कि मैं उसको अपमानित ना करूं, ओके। तो मेरा बिलीफ नहीं है, कोई बात नहीं, बट जिनका है उनको मैं इंसल्ट ना करूं, उनका डिसरेस्पेक्ट ना करूं, ये है। तो लॉ आपको एक बॉटम लाइन देगा कि भाई बस ये मत करना, ओके। मुझे ऐसा लग सकता है कि भाई 4 व्हीलर है मेरी और मेरे पास मर्सिडीज बेंज है, मेरे को सीट बेल्ट लगाने की क्या ही जरूरत है, मुझे, मेरा बिलीफ है, टेक्नोलॉजी है, सब चीजें हैं, बट मोटर व्हीकल्स एक्ट वैसा नहीं बोलता। तो आपने वो बॉटम लाइन दी है कि इतना मिनिमम करो। अब वो ये नहीं बोल रहा है कि आप जैसे आप देखना कि शराब पी के गाड़ी नहीं चलानी चाहिए, मोटर व्हीकल्स एक्ट सेक्शन 185 जो भी है, मेरे को लगता है कि यार कम नींद के ऊपर भी गाड़ी नहीं चलानी चाहिए। इफ यू आर स्लीप डिप्राइव्ड, गाड़ी चलाना डेंजरस है, बट लॉ वो नहीं बोल रहा है। तो ये भी चीज है। तो अल्टीमेटली बिलीफ और लॉ ये अलाइंड होंगे तो अच्छी बात होगी। दिस इज व्हाट आई थिंक। एंड सर, जैसे आप टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, आजकल जी हाँ। यूट्यूब में तो लिटरली ऐसा हो गया है कि यूट्यूब में सब कुछ ही है। जी हाँ। आप खुद यूट्यूब चैनल चलाते हैं जी जिसमें हाँ। आप बहुत सारी चीजें अवेयर करते हैं करेक्ट रिगार्डिंग लीगल मैटर्स, ये सब। करेक्ट। तो आपको ऐसा नहीं लगता कि आप जैसे अवेयरनेस फैलाते हैं, हाँ। विच इज वेरी गुड, हाँ। लेकिन एक इंडिविजुअल अपने आप ही सेल्फ अवेयर हो रहा है विदाउट अ लॉयर? हो रहा है, आप ये कह रहे हो वो ट्रू है। यूट्यूब एक डेमोक्रेटाइज्ड प्लेटफॉर्म है
जहाँ पे बहुत सारे एजुकेटर्स हैं, बहुत सारे लॉयर्स हैं जो ज्ञान बांटते हैं, और बहुत सारे अच्छे भी वीडियोस हैं। बट दैट डजंट मीन कि आपको स्कूल, कॉलेजेस, ट्यूशन या फिर कोचिंग सेंटर इसकी बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी, और कुछ ही दिनों में ये लोग सब ऑब्सोलीट होंगे, रिलेवेंट होंगे, ऐसा नहीं होगा। ओके, रीजन मैं बताता हूँ, ठीक है। देखिए वेद प्रकाश जी, आप मार्केट से बुक्स, टेस्ट सीरीज, मॉक टेस्ट, सब चीजें खरीद सकते हो, बट पढ़ाई करने का डिसिप्लिन आप कहीं से खरीद नहीं सकते। अब पोर्शे की घटना आपको शायद पता होगी, जो व्यूअर्स हैं उनके लिए शॉर्ट में बता देता हूँ। कुछ सालों पहले सिनारियो ऐसा होता कि पुणे में एक लड़का था, 16-17 साल, माइनर था, उसने पोर्शे गाड़ी चलाई और एक बाइकर था, उसको उसने बम कर दिया, उसमें 2 लोगों की डेथ हो गई। लड़का लड़की कहीं पे जा रहे थे, डेथ हो गई। अनफॉर्चुनेट इवेंट है। फिर केस हुई, एफआईआर वगैरह हुई। अब पूरी देश का जो ध्यान है उस लड़के के ऊपर है, उसको पूरा विलन विलन बना दिया उसने, इंस्टाग्राम और ये सब चीज़ों पे, टीवी पे वगैरह भी आया था। अब उसके पहलू में अगर आप जाएंगे, डायमेंशंस में जाएंगे, तो यू विल अंडरस्टैंड कि वो लड़का माइनर है, उसके हाथ में पोर्शे गाड़ी की चाबी देना या देने वाला व्यक्ति भी उतना ही दोषी है। लॉयर क्यों लगता है मैं बता रहा हूँ, ठीक है, कि हमें ऊपर ऊपर से लग रहा है कि उस लड़के की गलती है, बट कानून में ये प्रोविजन है कि अगर आपका बच्चा माइनर है तो उसके हाथ में गाड़ी की चाबी नहीं देनी चाहिए आपने, या आपने इस तरीके से उसको नहीं रखना चाहिए कि वो अप्रोचेबल उसको रहे। मतलब आपने भले हाथ से नहीं दी हो, बट आपने रखी है, उसको बोला बेटा वहां पे रहती है गाड़ी की चाबी, लेके जा, और उसने लेके गई, तो वहां पे गलती है। अच्छा, जिस बार में वो गया था, तो बिना उसका एज देखे हुए उसको शराब जिन्होंने सर्व की है उनकी भी गलती है, उनकी भी गलती है। क्योंकि लॉ बोलता है भाई कि 21 साल के नीचे तुम नहीं दे सकते, बट फिर भी उसको दिया गया। जो उस गाड़ी का रजिस्ट्रेशन तक नहीं हुआ था, जो होता है ना आरटीओ में रजिस्ट्रेशन, वो भी नहीं हुआ था, आरटीओ वाले की भी गलती है। अच्छा, उस केस में वो जो लड़का है उसका ब्लड रिपोर्ट होने वाला था, तो डॉक्टर ने अंडर द टेबल कुछ पैसे लिए और उसके मम्मी का, उसके मदर का ब्लड सैंपल ले लिया, ओके, ताकि उसमें अल्कोहल ना मिले। ओके, ये सब चीजें भी है, उसकी भी गलती है। तो लॉयर जो रहता है वो कोर्ट के सामने ये सब चीजें उजागर कर सकता है, ला सकता है, ठीक है। तो ऊपर ऊपर से देखते हुए हमें लग रहा है कि यार एक रॉन्ग बंदे को ये लोग डिफेंड कर रहे हैं, बट वो रॉन्ग बंदा अपने आप में तो रॉन्ग नहीं है, बहुत सारी इकोसिस्टम के से वो रॉन्ग बना है। पहले ही दिन अगर उसके डैडी उसको चाबी नहीं देते, या अगर घर पे पता है कि भाई माइनर है, शराब पी रहा है, उसको डांटा जाता, उसको अच्छे से ट्रीटमेंट दी जाती, तो शायद ये आगे की घटना ना होती। तो अकेला तो वो गिल्टी है जो दिख रहा है, बट उसके पीछे बहुत सारे एंगल से जो गिल्टी और भी उसका गिल्ट बढ़ाते हैं, वो दिखते नहीं है। तो लॉयर वो सब चीजें टेक केयर करता है। एंड अपना खुद का संविधान, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे जो लीगल प्रोविजन है वो अधिकार देते हैं कि हर व्यक्ति को ये अधिकार है कि वो ही कैन बी डिफेंडेड बाय अ लीगल प्रैक्टिशनर। तो मुझे नहीं लगता कि किसी को डिफेंड करने में प्रॉब्लम है, लेकिन डिफेंड करने के चक्कर में आप विटनेसेस को धमका रहे हो, आप कुछ एविडेंसेस को खत्म कर रहे हो, ठीक है, तो वो ऑब्वियसली गलत है। मॉरली एथिकली भी गलत है, लीगली तो है ही। तो ये मेरा स्टैंड है उसके। अगर ये इंसिडेंट ना होता तो आपने जो इकोसिस्टम बताया कि ये सब उजागर भी नहीं होता, अगर वो इंसिडेंट नहीं होता, वो चला गया होता अपने घर पे, करेक्ट, तो ये इकोसिस्टम के बारे में पता भी नहीं चलता। ये भी एक सही है। डू यू थिंक कि यहाँ भी एक ऐसा इकोसिस्टम होना चाहिए कि गलत आप किसी को बोल रहे हो, जी हाँ, तो आपका बेस क्या है? हाँ, अब देखिए कैसा ना कि आइडियली स्पीकिंग ये होना चाहिए, ठीक है। हम लोग ये बहुत बार कंपैरिजन करते हैं चाइना इंडिया, ये चाइना सुपर पावर के नजदीक है, हम उसके आसपास में है वगैरह। मुझे नहीं लगता, वो लोग एक्चुअली स्पीकिंग टेक्नोलॉजी नहीं, लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत आगे है, फ्रैंकली स्पीकिंग, ठीक है। अब होना ऐसा चाहिए, जैसे चाइना का आपने एक एग्जाम्पल दिया, मैं आपको एक और एग्जाम्पल देता हूँ जापान का, ठीक है। कुछ दिनों पहले मैं पढ़ रहा था उसके बारे में। वहाँ पे ऐसा है कि अगर कोई पैकेट है चिप्स का, चॉकलेट का, तो उसके ऊपर जो डायग्राम होती है ना, वो जो डिजाइन होते हैं, तो वो चॉकलेट की साइज और डिजाइन की साइज एग्जैक्टली सेम मैच होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल कि आप जो चॉकलेट का रैपर है, अब चॉकलेट मान के चलो छोटा सा इतना, ठीक है, 2 सेंटीमीटर बाय 2 सेंटीमीटर जो भी है, उसके ऊपर रैपर जो रहेगा उसका डिजाइन भी उतना ही होना चाहिए। अगर नहीं हुआ, कंपनी को आप कोर्ट में घसीट सकते हो, क्योंकि उसका रिप्रेजेंटेशन अलग हो रहा है और अंदर का माल बहुत छोटा है। ओके, तो ये जापान में कानूनन तौर पे देखा जाता है, इंडिया में नहीं देखा जाता। ओके, ये बस एग्जांपल दिया।
कई बार ये होता है कि कुछ गलत मेडिकल एडवाइसेस दिए जाते हैं। फिर कुछ लोग फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर है, ओके, मतलब कुछ भी बोल देते कि भाई एज इफ कि उन्होंने स्टॉक मार्केट को पूरा समझ लिया है, ओके, तो वो पॉसिबल नहीं है प्रैक्टिकली। तो इन द फील्ड ऑफ फिनांस, इन द फील्ड ऑफ हेल्थ, इन द फील्ड ऑफ रिलेशनशिप्स, कुछ ऐसे भी लोग हैं जो टॉक्सिक एडवाइस देते हैं रिलेशनशिप्स के बारे में, जिनको साइकोलॉजी की कोई जानकारी नहीं है। तो ये सब लोगों को बाय लॉ उनको रोकना चाहिए। रिसेंटली कुछ दिनों पहले सेबी ने एक्शन ली है ऐसे फिनफ्लुएंसर के ऊपर कि अनाप शनाप जो एडवाइसेस आप दे रहे हो, लोग जो है बहुत सारा पैसा ऑप्शंस में हार रहे हैं। तो आइडियली स्पीकिंग ये होना चाहिए कि अगर किसी चीज़ के बारे में आपको अथॉरिटी नहीं है, नॉलेज नहीं है, आप सिर्फ चंद लाइक्स के लिए और किसी को इन्फ्लुएंस करने के लिए वो सब चीज़ें मत करो। वो होना चाहिए आइडियली। ओके, एंड देन फिर जैसे ही हम बात करते हैं कि इन्फ्लुएंसर्स के बारे में, जैसे एग्जांपल एक ले लेते हैं, कोरोना में एक केस हुआ, दैट इज सुशांत सिंह राजपूत। जी हाँ, ठीक है। अब गिल्टी कौन है अभी तक तो पता नहीं चला, लेकिन उस दौरान रिया चक्रवर्ती का तो पूरा एक तरह से, जी हाँ, मैं बोल रहा हूँ कि कैरेक्टर असैसिनेशन हो गया था उसके यूट्यूब पे और ये सब पे। सो डू यू थिंक कि एक लीगली बहुत स्ट्रांग होना चाहिए ऑन मीडिया ट्रायल्स? होना चाहिए आइडियली स्पीकिंग, कि मीडिया ट्रायल्स जो है क्या होता है कि स्पेशली जो फेमस पर्सनालिटीज होती है या कोई सेंसेशनल केसेस है, इसमें मीडिया चीज़ों को ट्राई करती है और ऑलरेडी एक ओपिनियन बना देती है कि भाई गिल्टी है। अब देखिए सिनारियो ऐसा है कि अगर मीडिया ट्रायल्स ही सच होती तो जुडिशरी की जरूरत ही नहीं थी। कॉन्स्टिट्यूशन में या अपने लॉज में लिखा जाता था कि मुकदमा जो है एनडीटीवी पे चलेगा, क्रिमिनल मैटर जो है एबीपी पे चलेंगे, ऐसे लिखा जाता, बट ऐसा नहीं है। एक एविडेंस लॉ की एक सिस्टम है, सीआरपीसी है, सब चीज़ें हैं। इस केस में क्या हुआ है, मीडिया ट्रायल ने किया, बट मुझे नहीं लगता कि आप और मैं यहाँ पे बैठ के उसके ऊपर बहुत बड़ा हम लोग चर्चा कर सकते हैं, बट वो लोग जो अपने टीआरपी के लिए करने वाले वो करने ही वाले हैं, ओके। लेकिन सिनारियो ऐसा है कि अब ये जो केस स्पेशली आपने जिक्र किया सुशांत सिंह राजपूत वाला और रिया चक्रवर्ती का, उसके ऊपर पुलिस ने भी ऐसे सेक्शन लगाए थे कि जैसे सिनारियो क्या था, उनका चैट पकड़ा गया था और चैट में ऐसा था कि मैरुआना, गांजा एक दो बार उन्होंने दिया था सुशांत सिंह राजपूत को। इस चीज़ को उन्होंने एविडेंस बना लिया और बोल दिया कि ये बॉलीवुड में ड्रग का ट्रेड कर रही है, व्यापार कर रही है। सेक्शन 27A रहता है एनडीपीएस में, नॉन बेलेबल ऑफेंस है वो। अब उसके लॉयर ने ये प्रूव कर दिया कि जितने मात्रा में, जितने क्वांटिटी में वो जो गांजा या अफीम दिया गया है, इट इज़ नॉट सफिशिएंट टू डू अ ट्रेड, इट कैन बी सफिशिएंट टू डू द कंजम्पशन के लिए वो उतना रहता है। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास अगर 2 सेब है, ये ऑब्वियसली कि मैं कंज्यूम करने वाला हूँ, बट मेरे पास अगर 50 है तो ये ऑब्वियसली कि मैं वो उसका दुकान लगाने वाला हूँ, ओके। तो वही चीज आई और वो सेक्शन 27A को कोर्ट के द्वारा हटाया गया और फिर उसको बेल मिली। अब वो गिल्टी है नहीं है, जो भी है, मैटर चलता है, अभी तो वो बेल उनको मिली है। लेकिन हाँ, मीडिया ट्रायल एक प्रॉब्लमेटिक सिनारियो है, बट उसके ऊपर वही है कि जो लोग मीडिया ट्रायल करते हैं तो उनको जस्टिस से थोड़ा कम लेना देना है, बट उनको टीआरपी से ज़्यादा लेना देना है। एंड ये इसके ऊपर एक ही समाधान है कि जो लोग व्यूअर्स हैं वो लोग अगर उसके बारे में एजुकेट हो जाए ना, तो फिर वो टीआरपी की उनकी ताकत खत्म हो जाएगी। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि हर मीडिया ट्रायल गलत है, मैं ये भी नहीं बोल रहा हूँ कि उनका जो पॉइंट है वो सुनना ही नहीं चाहिए, ऐसा नहीं है। बट वो अल्टीमेट ट्रुथ करके आप जब ये लेना शुरू करेंगे, देन दैट इज वेयर द प्रॉब्लम स्टार्ट्स। उस चीज से हमने बचना चाहिए। सो जैसे हमने अपने इंडियन सिस्टम को समझा, जी हाँ, फ्रॉम डिकेड्स, डिकेड्स इट इज लाइक अ पावर शिफ्टिंग। पहले मोनार्की के पास पावर था, then it shifted to British colonial system, correct, then it shifted to ऐसे एक्सेट्रा। अब जाके इंडिपेंडेंस में ऐसे हुआ कि there is a power clash between the government and the judiciary, which ultimately we can define through many cases, like केशवानंद भारती केस और ये सब बहुत सारे हैं। So अब ऐसे लग रहा है कि we have came to that scenario कि जहाँ पे इन दोनों में तो क्लैश है, लेकिन अब जो गवर्नमेंट है, इट इज टेकिंग अ सपोर्ट ऑफ मीडिया। नाउ इट इज मीडिया वर्सेस जुडिशरी। ये एक सिनेरियो क्रिएट हो गया। जी हाँ, जी so, आप कैसे बताएंगे कि ये चल रहा है इंडिया में और क्या कर सकते हैं? देखिए, मैं बता रहा हूँ कि नॉट ओनली इन इंडिया, इट इज अ टिपिकल फीचर ऑफ ऑल द डेमोक्रेसीज अक्रॉस द वर्ल्ड।
अब इसमें फंडामेंटल मतलब ये ऐसा क्यों होता है, फीचर क्यों है, मेरे ख्याल से मैं बता रहा हूँ, और इसके बहुत सारे लिटरेचर भी मैंने पढ़े हुए हैं। जुडिशरी में जो बंदा जज बन रहा है, चीफ जस्टिस हो रहा है, जज बन रहा है, मजिस्ट्रेट है, कुछ भी है, वो लॉ की पढ़ाई कर रहा है, एग्जाम क्लियर कर रहा है, अपने मेरिट पे वो जज बन रहा है। लेकिन पॉलिटिक्स में या एग्जीक्यूटिव में ऊपर हायरार्की में जाने के लिए आपको लोगों की माइंड को जीतना है, मैंडेट को जीतना है। दैट इज वेयर द प्रॉब्लम स्टार्ट्स। तो मैंडेट को जीतने के लिए जो जो करना पड़ता है, वो हर कोई चीज सही होती है ऐसा नहीं है, ठीक है। अब बहुत बार ऐसा होता है कि पॉलिटिक्स इज ऑल अबाउट टेकिंग द पॉपुलर डिसीजन रादर देन टेकिंग द राइट डिसीजंस, ओके। एंड जुडिशरी उसका एग्जैक्टली उल्टा है, इट इज ऑल अबाउट टेकिंग द राइट डिसीजन इररिस्पेक्टिव ऑफ वेदर इट इज पॉपुलर और नॉट, ओके। तो वो चीज की वजह से इन दोनों के बीच में फ्रिक्शन होता है। वो पहले भी होता था, अभी भी हो रहा है, आगे भी वो होते रहेगा। इंडिया में भी होता है, अमेरिका में भी होता है, कनाडा में भी होता है, ओके। लेकिन ये फ्रिक्शन जो है ये कॉन्स्टिट्यूशनल दायरे में रहे, और ये जो फ्रिक्शन है उसका परिणाम फिर नेपाल में जो चीजें हुई उसमें अगर कन्वर्ट हो रहा है देन वो चिंताजनक है। अदरवाइज फ्रिक्शन इज नॉट अ इशू। मतलब जब तक बातचीत हो रही है, जब तक चीजें पार्लियामेंट के फ्लोर पे डिस्कस हो रही है या जजेस के राइटिंग में आ रही है, तब तक सही है। तो दिस इज व्हाट माय टेक इज ऑन दैट। प्लस एक और चीज मैं बताना चाहता हूँ कि मैंने ऐसे बहुत सारे जजेस के जजमेंट पढ़े हैं न्यूज़पेपर में वगैरह, कि जो लोग अपने आप को बहुत अच्छी तरीके से सही जगह पे रेस्ट्रिक्ट करते हैं, कि भाई ये हमारा डिपार्टमेंट नहीं है, इसके ऊपर लॉ बनाना है, पार्लियामेंट ने बनाना चाहिए, हम सिर्फ ये बताएंगे कि ये सही है कि गलत है। दैट वाज बीआर केस। हाँ, सो ट्रिपल तलाक वाला आप देखना मसला, वहां पे कोर्ट ने बोला कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। मतलब तलाक बिद्दत से दिया गया तलाक हम तलाक नहीं मानेंगे, बट वो ट्रिपल तलाक को क्रिमिनलाइज करो या जिस व्यक्ति ने ट्रिपल तलाक दिया है उसके ऊपर एफआईआर होगी, ये सब लेजिस्लेटिव मैटर है जो हमारे कक्षा में नहीं आता, वो इट इज अप टू द पार्लियामेंट टू डिसाइड। तो प्लीज रिमेंबर कि जुडिशरी जब तक अंपायर के रोल में है कि अपील होता है तब डिसाइड करो आउट है कि नहीं। जब जुडिशरी ये करने लगेगी कि भाई बैट्समैन को बताने लगेगी कि यार अगर कोई अंपायर है जो बता रहा है कि तुम ऑफ में मारो, तुम लेग पे खेलो या फिर इसको ऐसे गेंद डालो, तो वो अंपायर नहीं बचा, फिर तो वो प्लेयर हो गया, ठीक है। तो वो चीज होनी चाहिए, एंड प्लेयर का भी दबाव नहीं होना चाहिए कि आप मुझे क्यों आउट दे रहे हो। भाई अगर जो रूल में है, इसी तरीके से डेमोक्रेसी मैच्योर्ड होती है। तो मुझे लगता है कि ये हेल्दी जब तक डिस्कोर्स हो रहा है तब तक कोई चिंता का विषय नहीं है, ऑन द कॉन्ट्री इट इज गुड। सो नेपाल के केस में आपको क्या लगता है लूप होल कहाँ था? देखिए बहुत सारी चीजें हैं। पहला तो चीज है कि एम्प्लॉयमेंट का सिनारियो है, ठीक है। जब क्या होता है आपकी जेबें भरी हुई रहती है, आपको काम धंधा है, ठीक है, आपको मतलब यू हैव अ पर्पस फॉर लाइफ, तब ये सब चीजें कोई नहीं करता फ्रैंकली स्पीकिंग, ठीक है। मतलब जो जितना उनके पॉलिटिशियंस के प्रति उनको हेट्रेड था, वहाँ के जो भी बच्चे हैं वगैरह, अपन तो यहाँ पे बैठ के एनालिसिस ही कर सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि इकोनॉमी में सबसे बड़ा मेन चीज़ है, अच्छा सोशल मीडिया एडिक्शन वगैरह वगैरह ये सब चीज़ें हैं, बट वो सिम्टम्स है, ठीक है। रियलिटी में अगर अब मुझे अगर मान के चलिए कि लग रहा है कि मैं पार्लियामेंट के दीवार पे या फिर उसका शीशा तोड़ दूँ या आग जला दूँ, आग लगा दो और मुझे कुछ नहीं होगा, या होगा ही तो क्या ही होगा, वैसे भी अपनी जिंदगी बदतर है, ऐसा जब सिचुएशन आ जाता है तो फिर वो जेनजी वाला जो हुआ रिवोल्यूशन, वो होने के बहुत चांसेस हैं, ओके। तो वन इज इकोनॉमी, इट हैज नथिंग टू डू विद मोरालिटी, एथिक्स, लॉ वगैरह कुछ नहीं है, बेसिक रीजन इकोनॉमी ही है। और ऑब्वियसली वहाँ पे करप्शन है, हैव्स एंड हैव्स नॉट के बीच में डिफरेंस है। जैसे आप देखना कि हमारे यहाँ पे एप्पल का जो आईफोन है, कोई भी मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास अफोर्ड कर सकता है। नेपाल में, पाकिस्तान में परिस्थिति ये है कि यू हैव टू बी सुपरबली रिच टू अफोर्ड दैट दोज काइंड ऑफ फोन्स की प्रोडक्शन कॉस्ट उतनी है, सब चीजें उतनी है, ओके। सप्लाई चेन में भी जो भी प्रॉफिट वगैरह बना रहे हैं लगभग उतनी है, बट वहां पे बहुत ही कम लोग उसको अफोर्ड कर पा रहे हैं और यहाँ पे बहुत सारे लोग अफोर्ड कर पा रहे हैं। इट शोज कि इकोनॉमी में अगर डिफरेंसेस रहेंगे तो ऐसे रिवोल्यूशंस नहीं होते हैं, तो वो चीज है। तो जब ये ऐसे रेवोल्यूशंस होते हैं कहीं भी दूसरे नेबरिंग कंट्रीज जी हाँ, जी हाँ, तो आपको क्या लगता है कि हमारी जुडिशरी को, हमारे जज को किस चीज से बचना चाहिए? मुझे ऐसा लगता है कि आई वुड से लॉस ऑफ ट्रस्टवर्दीनेस से बचना चाहिए, ओके। जुडिशरी का, किसी भी जज का जो सबसे बड़ी करेंसी है वो रहती है ट्रस्टवर्दीनेस। वो ट्रस्टवर्दीनेस अगर चला गया ना तो भाई फिर कोई इसके ऊपर विश्वास नहीं करेगा।
देखिए हम लोग कौन से जमाने से इवॉल्व हुए। पुराने जमाने में जो क्राइम का बदला रहता था, वो क्राइम या फिर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम ये प्राइवेट अफेयर था। फॉर एग्जाम्पल, आपकी कोई टोली है, क्लैन है आपका, मेरा कोई ट्राइब है, आपके टोली से हमने 100 किलोग्राम गेहूं चुरा लिया, ओके। अब चोरी हुई है, थेफ्ट हुई है, उसको सही करने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। तो तुम बड़ा गैंग लेके आओ, तुम हमारे यहाँ से 200 किलोग्राम चावल चोरी कर लो, और वो सही है क्योंकि तुम जो तुम्हारे साथ गलत हुआ है उसको सही कर रहे हो, बराबर। या तुम्हारे टोली में से किसी एक की हमने जान ले ली, तो तुम्हारे ट्राइब को ये अधिकार है कि तुम हमारे टोली में से किसी एक की जान ले लो। मतलब क्राइम को सही करने की जिम्मेदारी ये प्राइवेट अफेयर थी। जैसे आज अगर मुझे जॉब नहीं लगे, कोई लड़का उसकी शादी नहीं हो रही है, तो वो मोदी जी या फिर कोई सीएम पीएम को ब्लेम नहीं कर सकता, करता है तो पागल है, ठीक है, लेकिन वो उसका प्राइवेट चीज है कि उसके व्यक्तिगत जिंदगी में क्या करना चाहिए। लेकिन अगर थाने स्टेशन पे या दादर स्टेशन पे मेरा मोबाइल फोन कोई चोरी कर ले, खींच ले, तो फिर वो मेरी जिम्मेदारी नहीं है उसको सही करने की, वो गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने उठा के रखी है, स्टेट लिस्ट लॉ एंड ऑर्डर, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में है। तो अब वो सरकार ने जिम्मेदारी उठा ली है। अगर ये सब चीजें हो रही है, मतलब अगर जैसे आपने क्वेश्चन पूछा कि सबसे रिस्क क्या है जुडिशरी को, कि किस चीज से बचना चाहिए, ट्रस्ट वर्दीनेस अगर चला गया तो लोग फिर उसी सिस्टम में चले जाएंगे वापस। यहाँ से तो हेल्प नहीं मिल रही है, अब मेरा बदला मैं खुद लूंगा। तो वो हाँ, तो वो चीज थोड़ा सा उस चीज के बारे में अभी देखिए, ये जस्टिस वर्मा वाला जो है ना, दिल्ली वाला मसला, घर पे कैश मिली, ये सब चीजें हुई। अब मसला क्या है कि जितने भी जजमेंट्स उसने दिए हैं वो सब जजमेंट के ऊपर क्वेश्चन मार्क आ गया। मतलब जितने बैक आपने किया था सब कुछ पे, सब कुछ के ऊपर क्वेश्चन मार्क आ गया कि तुम्हारे घर पे करोड़ों रुपए कैश मिली है, तो क्या भरोसा कि जितने भी लोग हारे हैं अब तक वो ये विश्वास रखते थे कि नहीं मेरा पॉइंट गलत रहेगा, इसके लिए मैं वो प्रॉपर्टी का मैटर हार गया, या डिवोर्स में मेरे को एलिमनी देनी पड़ी, जो भी है, ये इसकी वजह से मुझे जेल हुई। अब उसका माइंड चेंज हो गया, अब वो ये बोल रहा है कि नहीं ये जज ने पैसे खाए रहेंगे, इसके लिए मैं हारा, तो ट्रस्टवर्दीनेस खत्म हो गया। ये जस्टिस वर्मा वाला मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि वो न्यूज़पेपर में ऑलरेडी है, ठीक है, कि उनके घर पे कैश मिली थी। तो ट्रस्टवर्दीनेस ये जुडिशरी की सबसे बड़ी करेंसी होती है, और उस चीज से उन्होंने बचना चाहिए। मतलब स्पीडी ट्रायल वगैरह वगैरह सब ठीक है, एक्सेप्टेड, बट अगर कोर ऑफ द कोर जाएंगे तो वो ट्रस्टवर्दीनेस ही है जिसको उन्होंने बहुत ज्यादा प्रोटेक्ट करना चाहिए। ये है कॉलेजियम वाला, ओके, ठीक है। ये व्हाट इज दिस फर्स्ट थिंग जो हमारे व्यूअर्स को अगर नहीं पता होगा कॉलेजियम क्या है, ये क्या है बता दीजिएगा, ठीक है। सेकंड चीज है कि हाउ इट वर्क्स, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कैसे, नेक्स्ट कैसे होता है, ठीक है, अंडरस्टूड। एंड थर्ड व्हाट इज द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द गवर्नमेंट, क्या मोदी इन्वॉल्व है कॉलेजियम में, मतलब आई नो कि डायरेक्टली तो नहीं है, तो इनडायरेक्टली है या नहीं, मैं पूरा वन बाय वन बता देता हूँ, एकदम बिगिनर लेवल से बताता हूँ, ठीक है। क्या है कि अपने कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि इट इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हु विल अपॉइंट द सुप्रीम कोर्ट जज, सीधा सिंपल प्लेन भाषा में। लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट जज को अपॉइंट करने में उसमें क्लॉज डाल दिया है कि ही शुड कंसल्ट द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सीजेआई को कंसल्ट करो भैया। जैसे होता है ना कि घर पे मेरे को फ्रिज खरीदना है, विजय सेल्स में जो टेक्नीशियन है, जो इंजीनियर है, जो भी सेल्स पर्सन है, उसको मैं 4 चीजें पूछ के फिर खरीदता हूँ, वैसे अब जुडिशियल अपॉइंटमेंट है तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जुडिशरी का बॉस होता है, उनको आप कंसल्ट करो, अच्छे बंदे को अपॉइंट करो। अब ये सिस्टम 20-25 साल तक बहुत बढ़िया चली, कोई प्रॉब्लम नहीं था। लेकिन जब कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने ये लिखा तब इन्होंने कभी ये सोचा नहीं कि व्हाट विल हैपन कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इन दोनों का एक चीज के ऊपर रजामंदी नहीं है, कंसेंट नहीं है, एक कुछ कह रहा है दूसरा उसके खिलाफ कह रहा है, तब क्या होगा, कॉन्स्टिट्यूशन साइलेंट है, ठीक है। अब जिस चीज के ऊपर साइलेंस रहता है उस चीज के ऊपर बन जाता है केस लॉ। तो आ गया फर्स्ट जजेस केस, फर्स्ट जजेस केस आया, और उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि कंसल्टेशन का मतलब है मियर डिस्कशन, बट इसमें फाइनल जो ओपिनियन है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का ही चलेगा, ओके। अब प्लीज ध्यान रखना कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जब जब लिखा रहता है तब प्रेसिडेंट के हाथ चलते हैं, मर्जी सेंट्रल कैबिनेट की ही चलती है, तो नॉमिनल है, ओके, दो नॉमिनल होता है। तो भारत सरकार के जो प्रमुख मिनिस्टर्स है या कैबिनेट है वुड से, उनके कहने पे प्रेसिडेंट चलेंगे बाय लॉ, बाय कॉन्स्टिट्यूशन। तो तब जब जुडिशरी और भारत सरकार के बीच में रजामंदी नहीं है एक चीज के ऊपर, दे आर नॉट हैविंग अ कंसेंसस, तब क्या होगा नहीं पता था। सुप्रीम कोर्ट के पहले फर्स्ट जजेस केस में उन्होंने ये बोला कि डिस्कशन जो है, कंसल्टेशन है, वो मियर डिस्कशन है, अल्टीमेटली गवर्नमेंट का जो स्टैंड है वही जीतेगा।
क्योंकि लिखा है कि प्रेसिडेंट विल अपॉइंट। तो सुप्रीम कोर्ट ने अपनी खुद की पावर को सरेंडर कर दिया, ठीक है। सेकंड जजेस केस आई, पुराने वाले जजेस रिटायर हो गए, ठीक है, अब नए जजेस आए, उनका माइंड सेट अलग है, उन्होंने बोला कि नहीं ये गलत है। अब मियर कंसल्टेशन का मतलब मियर डिस्कशन नहीं है, कंसल्टेशन का मतलब है कंकरेंस, और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का जो मर्जी है दैट विल सुपरसीड द प्रेसिडेंशियल डिस्क्रिशन। तो वो किया, लेकिन अकेले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के हाथ में इतनी ताकत देने से बेटर है कि एक से भले दो, दो से भले तीन। तो उन्होंने बोला कि भाई 3 लोग रहेंगे उस टीम में, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एक आ गए और 2 सीनियर और सुप्रीम कोर्ट के जजेस। तो इन तीनों की जो टीम है उसको कहते हैं कॉलेजियम, ठीक है। अब थर्ड जजेस केस आया, क्योंकि इन कॉलेजियम में प्रॉब्लम ऐसा था कि उसमें एक जज थे, उनके ऊपर करप्शन के आरोप लगे थे, मतलब करप्शन के नहीं लेकिन अपने रिलेटिव्स को आगे करने के कुछ आरोप लगे थे, ठीक है, वो भी करप्शन। हाँ, तो एक तरीके से वो भी करप्शन है, तो वो चीज हुई। फिर थर्ड जजेस केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि कॉलेजियम सिस्टम सही है, बट इसको 3 के दायरे में नहीं रखेंगे, उसको 4+1 करेंगे, 5 जजेस में रखेंगे। ऑड फिगर क्यों? क्योंकि भाई 5 लोगों के बीच में रिजल्ट तो निकलेगा ही, 4 में 2 वर्सेस 2 हो सकता है, 5 में वो नहीं होगा। तो वो हो गया आपका कॉलेजियम सिस्टम। सो तब से लेके ये 1993 की वगैरह जजमेंट है, 93 या 94 देखना पड़ेगा, लेकिन वहां से लेके टुडे मॉर्निंग तक ये सिस्टम इंस्टॉल्ड है। तो आज की तारीख में सुप्रीम कोर्ट के जजेस कैसे होते हैं? बेसिक लेवल पे कोई व्यक्ति लॉ पढ़ता है, लॉ की डिग्री लेने के बाद वो 3 साल प्रैक्टिस करता है, फिर जुडिशरी की एग्जाम देता है, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, JMFC कहते हैं, MPSC लेता है वो, स्टेट सर्विस कमीशन। अब वो होने के बाद उसका प्रमोशन होता है, कुछ इंटर डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशंस भी वो दे सकता है, बट धीरे धीरे प्रमोशन होते होते वो एक हाई कोर्ट लेवल पे चला जाने के बाद फिर ये कॉलेजियम सिस्टम पिक्चर में आता है। फिर ये हाई कोर्ट से एक जगह से दूसरी जगह पे तबादला, या हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में डालना, ये जो सब चीजें हैं ये कॉलेजियम सिस्टम करता है। दिस इज द बेसिक सिनेरियो, ठीक है। तो डिड आई आंसर योर क्वेरी कॉलेजियम सिस्टम का? हाँ, तो वो एक हो गया। हाँ, व्हाट वाज द नेक्स्ट पॉइंट? नेक्स्ट की ये अब जो अपॉइंटमेंट होता है नेक्स्ट चीफ जस्टिस का, अब देखिए कैसा है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन बनेगा। तो टोटल जजेस है 33+1, ओके, 34। अभी तक उतनी वैकेंसीज भरी नहीं है, अलग बात है, बट 34 अगर जजेस रहेंगे तो एक्सपीरियंस वाइज जो सीनियर मोस्ट बंदा होगा वो ऑटोमेटिकली CJI बनेगा, ऑटोमेटिकली, उसमें तो रूल है, मतलब सुप्रीम कोर्ट ने खुद ने बोला। लेकिन ये 34 में अगर कोई पर्सन रिटायर होता है, डेथ होती है, रिजाइन करता है, तो उसकी जगह पे हाई कोर्ट का कौन से व्यक्ति को प्रमोट करेंगे, उसके लिए कॉलेजियम सिस्टम होती है। लेकिन क्या होता है कि गवर्नमेंट को जो जज चाहिए उसके ऊपर क्या होता है, सिग्नेचर फटाफट हो जाती है, और गवर्नमेंट को जो जज नहीं चाहिए, आई वुड से, उसके ऊपर सिग्नेचर बड़ी स्लो होती है या होती ही नहीं है। तो अगर कोई स्टूडेंट है जो मुझे बोलूँ कि सर मैं अंदर आऊँ क्या, मैं अगर चाहता हूं तो मैं उसको बोलूंगा आ जाओ, मैं नहीं चाहता हूं तो मैं उसको ये तो नहीं बोल सकता मत आ, बट मैं उसको जवाब ही नहीं दूंगा, तो इफेक्टिवली वो पूरे लेक्चर में बाहर ही रहेगा। तो वो चीज होती है, ठीक है, एग्जीक्यूटिव के द्वारा कि उसके ऊपर फटाफट साइन नहीं होती है, ऐसा भी होता है। हालांकि आई वुड से कि उसमें डिस्क्रिमिनेशन होता है कि नहीं वगैरह, ये सब चीजें, इसमें बहुत सारे अलग अलग एंगल है। बिकॉज सी अल्टीमेटली कोई भी व्यक्ति को जब प्रमोट किया जाता है इतने सुप्रीम लेवल पे, उसके पीछे उसका IB का इंटेलिजेंस ब्यूरो उसका एक पूरा बैकग्राउंड चेक करती है कि उसके ऊपर करप्शन के आरोप है क्या, एसेट्स कितने हैं, इनकम टैक्स फाइलिंग कैसी है, कौन से कंट्रीज को उसने विजिट किया है, ओके, कितने कंट्रीज का वीजा अप्लाई किया है, ओके, बहुत सारी चीजें देखी जाती है, उसके बाद उसको फिर प्रमोट किया जाता है। तो इट इज नॉट कि मतलब वो रैंडम गेस वर्क नहीं होता है, उसके पीछे एक बैकग्राउंड वर्क किया जाता है। तो ऐसा है सिनारियो। अब देखिए आपका जो क्वेश्चन है कि गवर्नमेंट पर से इसमें इन्वॉल्व है क्या गवर्नमेंट को उसके बारे में मतलब बेसिकली दे आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन्वॉल्व, ये क्वेश्चन का एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर अगर कानूनन तौर पे कहूँ तो नहीं, क्योंकि वैसी प्रोविजंस नहीं है, लेकिन देयर आर मेनी फैक्टर्स जिसको वो लोग इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। ओके, हाँ, IB का जैसे मैंने बताया बैकग्राउंड चेक होता है, ठीक है। दूसरा चीज ये होता है कि कोई जज का नाम सजेस्ट किया है, बट उस फाइल के ऊपर राष्ट्रपति कोई एक्शन ही नहीं ले रहा है, अब आप कुछ नहीं कर सकते उसको। कॉलेजियम को चाहिए कि वो जज अपॉइंट हो, राष्ट्रपति उसके ऊपर सिग्नेचर ही नहीं कर रहा है, ना नहीं बोल रहा है, बट हाँ भी नहीं बोल रहा है, अब वो अपॉइंटमेंट अटक गई। इसका कोई टाइम लिमिट नहीं है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एक ऐसा पोजीशन है भारत में
जिसको कोई टाइम लिमिट नहीं है, उनको कोई मजबूर नहीं कर सकता कि इतने महीने में ही सिग्नेचर करनी है। रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया था गवर्नर वाले केस में, तमिलनाडु के गवर्नर केस में, कि आपको कुछ कंडीशंस में प्रेसिडेंट को टाइमलाइन दिया था कि 3 महीने के अंदर अंदर लेना पड़ेगा डिसीजन जी। तो प्रेसिडेंट जो मैडम है उनके सेक्रेटरीट से उनको लेटर गया और उसमें तमाम कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चंस पूछे गए, 14 क्वेश्चंस पूछे गए, और उसमें प्रेसिडेंट ने एक क्वेश्चन ये पूछा है कि क्या भारत का संविधान अलाउ करता है सुप्रीम कोर्ट को टू गिव द ऑर्डर टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जिसका आंसर नहीं है, नो। ओके, तो सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं कही उसके ऊपर, तो वैसा है, ठीक है। सो दीज आर दी आई वुड से इंटरेस्टिंग थिंग्स अबाउट डेमोक्रेसी। तो राष्ट्रपति को आप नहीं मजबूर कर सकते, और अगर किसी जज के अपॉइंटमेंट लेटर के ऊपर अगर वो दस्तखत ना करे तो ऐसा भी हो सकता है कि राष्ट्रपति को करनी नहीं है, ऐसा भी हो सकता है कि उनके पीछे जो एडन एडवाइजर है उनको वो लोग नहीं चाहते, तो उस लिहाज से इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस तो होता है, नो डाउट। ओके, सो व्हाट डू यू थिंक कि आने वाले कल में या 10 साल की बात करूं कि इंडिया में एज अ लीगल, एज अ करियर आल्सो, लीगल प्रोफेशनल, एंड मैं अगर बोलूं कि एज अ लीगल सिस्टम इन इंडिया आने वाले 10 साल में कैसे होगा, दोनों ही चीज? देखिए कैसा है कि पहली तो चीज ये है कि लॉ ये प्रोफेशन जो है बहुत इवॉल्व हुआ है। प्लीज रिमेंबर, दो चीजों में, दो सोसाइटीज में लॉयर्स की जरूरत बढ़ती ही जाती है। एक ऐसी सोसाइटी जहाँ पे पॉपुलेशन रेशो ज्यादा है या पॉपुलेशन फर्टिलिटी रेशो रेट ज्यादा है, मतलब पॉपुलेशन बढ़ रही है इन शॉर्ट, और दूसरा है कि वहाँ पे लिटरेसी ज्यादा है। ओके, अब इंडिया ये दोनों चीजों को सेटिस्फाई करती है, पॉपुलेशन भी ज्यादा है, बढ़ रही है, और अपनी लिटरेसी भी बढ़ रही है। 1951 में भारत में डिवोर्स की संख्या बहुत कम थी, डिवोर्स बहुत कम लड़कियां या महिलाएं मांगती थी। 2001 में उसकी जो नंबर है वो बहुत ही एक्सपोनेंशियली बढ़ गई। अब उसका नतीजा ये नहीं है, मतलब अगर कोई व्यक्ति ऐसा कंक्लूजन निकालता है कि लड़कियां पढ़ी उसके लिए डिवोर्स बढ़े, ये गलत कंक्लूजन है। ऑन द कॉन्ट्री, लड़कियां या फीमेल्स पढ़ी, लिटरेट हुई, इसकी वजह से उनको अभी ये पता चल रहा है कि शादी में उनके साथ जो हो रहा है वो गलत है। 1950 में भी कोई ऐसी महिला होगी जिसके साथ मारपीट हो रही है, गलतियां हो रही है या कुछ गलत हो रहा है, बट वो आवाज नहीं उठा पा रही है क्योंकि वो लिटरेट नहीं है, काबिल नहीं है, या उसको पता ही नहीं है कि उसके साथ जो हो रहा है वो गलत है। लेकिन 2001 में उसको अभी अवेयरनेस आ गई है, लिटरेसी आ गई है कि उसको पता है कि वो जो हो रहा है गलत है, अब वो डिवोर्स की संख्या बढ़ेगी। ठीक है, तो इंडिया के साथ ये दोनों क्राइटेरिया से, पॉपुलेशन बढ़ रही है, लिटरेसी बढ़ रही है। जैसे लिटरेसी बढ़ती है वैसे लोग अपने राइट्स के प्रति अवेयर होते हैं। अब वो कोर्ट में जाता है तो उनको लॉयर लगेगा, तो लॉयर की संख्या इन द फ्यूचर बढ़ने ही वाली है, पॉइंट नंबर 1। दूसरा कि मुझे लगता है कि धीरे धीरे जो लॉ एक प्रोफेशन है, ये सिर्फ क्यूरेटिव नहीं है, ये प्रिवेंटिव भी होगा। मतलब पुराने जमाने में किसी प्रॉपर्टी डील में मेरे साथ अगर धोखाधड़ी हुई है तो मैं लॉयर को पकड़ता था। आज मैंने बहुत सारे अवेयर बायर्स देखे हैं कि सर मेरे को ये प्रॉपर्टी के पेपर और उसका चेन ऑफ एग्रीमेंट बताना, और थोड़ा बताना कि इसके ऊपर कोई केस है क्या। अब मैं उसका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, मैं उसको प्रॉब्लम में जाने से बचा रहा हूँ। इसको कहते हैं प्रिवेंटिव लॉ। ठीक है, देयर आर मेनी पीपल जो करते हैं ये। मैरिज के पहले कुछ अग्रीमेंट्स होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट, दो पार्टनरशिप, दो लोग अपना बिजनेस स्टार्ट करने के पहले लॉयर को अप्रोच करते हैं कि व्हाट ऑल कैन गो रॉन्ग। तो ये जो प्रिवेंटिव लॉ का जो कॉन्सेप्ट है वो धीरे धीरे आगे बढ़ेगा। ओके, दिस इज व्हाट आई थिंक। सो जब आप आपके पास स्टूडेंट्स आते हैं, जी हाँ, आप राइट डायरेक्शन में, हाँ, हाँ, पेरेंट्स आते हैं, जी हाँ, सो व्हाट डू यू थिंक कि उन्हें वो आप कैसे वो आप मनाते हो कि हाँ आपकी बेटी जो अभी 10वीं पास है, जी हाँ, ठीक है, क्योंकि 5 इयर्स के लिए 10वीं पास या 12वीं पास के बेसिस पे उन्हें शुरुआत हो जाती है। करेक्ट। तो आप कैसे उन्हें कन्विंस करते हैं कि हाँ? देखिए कैसा है, पहली तो चीज ये है, थोड़ा सा मैं करेक्ट करता हूँ आपको, तो कन्विंस हम करते ही नहीं है, कन्विंस नहीं करते, हम उनको बताते हैं कि क्या चीजें है, जिनको करना है करो, जिनको नहीं करना है मत करो। मैंने ऐसे भी कुछ स्टूडेंट को रिजेक्ट किया है, उनसे बातचीत करके मेरे को समझ में आया कि यार इसका लॉ के प्रति कुछ लेना देना ही नहीं है, इंटरेस्ट ही नहीं है। ठीक है, तो उसको बोला कि बेटा ये मत कर तू, क्योंकि ये इसमें ना तेरे को मजा आएगा ना मेरे को पढ़ाने में मजा आएगा। तो वो चीज भी है। अब सिनारियो ऐसे कि उनको अवेयर करते हैं, एजुकेट करते हैं कि ये कॉन्सेप्ट है, ये उसकी फिलॉसफी है, ये पैटर्न है, ऐसे पढ़ाई करनी है। ओके, जनरली आई बिलीव इन नॉट क्रिएटिंग द डिमांड, आई बिलीव इन सेटिस्फाइंग द डिमांड विच इज ऑलरेडी बीन क्रिएटेड। मतलब आपको लॉ नहीं करना है ना,
कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप आओ, चाय पीते हैं, कुछ बात करेंगे, आप आपका जो करना है करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लॉ ही एक फील्ड है, ऐसा नहीं है, बहुत सारे फील्ड है। बट अगर आपको लॉ करना है तो उसका सही दृष्टा, सही डायरेक्शन, राइट डायरेक्शन अपने पास है, ठीक है। मैं ये एग्जामिनेशन मैंने लॉ बहुत पहले कंप्लीट कर लिया है, लेकिन हर साल मैं क्लैट और लॉ सीईटी की एग्जाम देता हूँ, हर साल मेरा लॉ हो गया, ठीक है। उसके 2-3 रीजन है। पहला मतलब आजकल ये सब एग्जाम्स ऑनलाइन हुए हैं। अब पहले कैसा होता था कि भाई अगर आप स्टूडेंट है मेरे, तो मैंने पूछ लिया कि यार वेद प्रकाश जी आपने एग्जाम दिया है, पेपर बताओ। अब सीईटी एग्जाम ऑनलाइन होती है, पेपर में क्या मांगू और आप क्या दिखाएंगे। तो अगर मुझे ये पता करना है कि एग्जामिनेशन का पैटर्न कैसा है, तो मुझे खुद वहां पे जाना पड़ेगा। ओके, पहला चीज तो मैं खुद एग्जामिनेशन देने का पर्पस ये है कि एग्जाम का पैटर्न मुझे पता चलता है। दूसरा, एग्जाम में जब खुद देता हूँ, मेरा स्कोर 99 परसेंटाइल वगैरह आता है, जीएलसी वगैरह कॉलेज मिलता है, विच आई बिलीव इज नॉट अ बिग डील, क्योंकि मैं इस फील्ड में लास्ट 12 साल से हूँ, तो उतना तो बनता ही है, मतलब उतना तो आना ही चाहिए। बट क्या होता है कि बच्चों के ऊपर एक मॉरल लीडरशिप भी आती है, अथॉरिटी आती है, बोलना कि भाई ये करो और XYZ कॉलेज मिलेगा, वर्सेस में खुद करना और वो कॉलेज मुझे मिलना या उतना परसेंटाइल मेरा आना, इन दोनों में फर्क है। ओके, तो लीडरशिप बाय एक्शन अगर रहेगी तो उसका अथॉरिटी स्टूडेंट्स के ऊपर अच्छा रहता है, विच आई बिलीव। तो वो एक है। अब तीसरा चीज ये है कि उनके कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चन अगर रहेंगे तो उनको हम लोग सही तरीके से एड्रेस करते हैं। अब उसमें कुछ ऐसा होता है कि जो लोग को करना है वो लोग अप्रोच करते हैं। हमारे पास ऐसा कोई स्टूडेंट शायद ही आपको मिलेगा जिसको लॉ करना है बट वो नहीं आ रहा है। हाँ, ऐसे है कि जो आए डिस्कशन के लिए, डिस्कशन के बाद उनको पता चला कि लॉ ऐसा है बट ये मेरे बस की बात नहीं है, मेरे को पसंद नहीं है, तो उन्होंने प्लान ड्रॉप किया, कोचिंग ज्वाइन नहीं की, एंड दैट्स ओके, दैट्स परफेक्टली ऑल राइट। बट अगर आप लॉ पढ़ना चाहते हो, एग्जाम्स क्लियर करना चाहते हो, तो क्योंकि हम लोग इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में बहुत सारे सालों से है, तो उसका कहते हैं ना पल्स, एग्जामिनेशन डिमांड, वो थोड़ा सा समझ में आता है, तो वो चीज़ हम लोग कैटर करने की कोशिश करते हैं। एंड एक और चीज़ ये है, आप देखिए यहाँ पे एक चीज़ लिखी हुई है, ओके, तो वो बच्चों को मैं हमेशा बताता हूँ, पेरेंट्स को, कि पेरेंट्स का ये रहता है कि सर कितना पैकेज मिलेगा, क्या होगा। तो पॉडकास्ट को हम लोग मतलब अगर कंक्लूड करना होगा, ठीक है, और कोई क्वेश्चन है अपने? बस या एक ही क्वेश्चन है। हाँ, एक ही क्वेश्चन है, तो वो तो मैं अप्रोच करूंगा। तो उसमें ये है कि फर्स्ट यू लर्न एंड देन यू रिमूव द लेटर L, देन यू स्टार्ट अर्निंग। दिस इज ट्रू फॉर एवरी फील्ड, बट मोर ओवर फॉर लॉ इट इज वेरी मच ट्रू। तो वो चीज हम लोग स्टूडेंट्स को बताते हैं, रियलिटी चेक देते हैं। अब उसमें से जो करना है वो फिल्टर इन आएंगे, जो नहीं करना है वो आउट हो जाता है। ये है। सो फाइनल क्वेश्चन ये है, हाँ, कि हाउ डू यू थिंक कि आने वाला आपका लेगेसी कैसा होना चाहिए? ओके, सो दिस इज क्वाइट अ फिलोसॉफिकल क्वेश्चन। देखिए, आप और मैं अभी काफी यंग है, ठीक है, अब जो अल्टीमेट ट्रूथ है वो तो दूर है अभी तक। मतलब आप 55 years 60 years में आप उठ रहे हैं प्राजक्ता मैम के साथ, एंड एक कप ऑफ टी पी रहे हैं सुबह सुबह, एंड देन यू आर लाइक कि आप पीछे अपने जब पास्ट को देखेंगे, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आप क्या चाहते हैं? ओके, देखिए, मैं आपको, अब टीचिंग प्रोफेशन में हम लोग हैं, ठीक है, तो मैं आपको मेरे भावना क्या है उसके प्रति मैं बता रहा हूँ कि अगर मान के चलिए कोई स्टूडेंट है, ओके, जो बहुत बड़ा लॉयर बनता है, कहीं पे जज बनता है, कोई जजमेंट दे रहा है या फिर किसी को आर्ग्यू कर रहा है, अब वो जो भी सक्सेस पाए उसके बाद कहीं ना कहीं यार उसको कहीं पे हमारे बारे में पढ़े, सोशल मीडिया पे कुछ चीज़ें पढ़े या फिर न्यूज़पेपर में पढ़े, उसको याद आए हमारी इस रीज़न की वजह से कि यार ये बंदे ने लॉ बहुत बढ़िया तरीके से सिखाया। वो जो रहता है ना बच्चों के माइंड पे एक इम्प्रेशन रहता है कि यार इसने बहुत ज़बरदस्त सिखाया अपने को। वो चीज़ मैं चाहता हूँ कि उससे सबसे बड़ा अवार्ड या रिवॉर्ड कोई नहीं रहता है एक्चुअली, क्योंकि टीचर का जो परिणाम होता है बच्चों के ऊपर, पॉजिटिव वे में कह रहा हूँ, वो बहुत ही इम्पैक्टफुल रहता है, बहुत लंबे समय तक टिकता है। आज जो बच्चा पढ़ रहा है वो आज तो स्टूडेंट है, वो कल परसों जाके जज बनेगा, कुछ बहुत बड़ा बनेगा, बट उसने बेसिक्स तो यहीं से सीखे ना, वो बेसिक्स कभी नहीं भूलता है, वो कभी नहीं भूलता है। तो मैं चाहता हूँ कि स्टूडेंट्स हमें याद करें उसी तरीके से, यार आज इतने बड़े बड़े बन गए, बट उस टाइम पे जो बेसिक्स फाउंडेशन जिन्होंने बनाया है वो ये लोग हैं। बस उतना भी अगर वो याद करे, आई थिंक दैट अचीव भी कर लिया तुमने। यस, अचीव कर लिया पूरा। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू, इट वाज अ ग्रेट फन विद टॉकिंग टू यू, एंड आई होप आपके व्यूअर जो है वो भी इसको एंजॉय करेंगे। अरे श्योर, आपकी बातें कौन टालेगा।
ठीक है, तो मिलते हैं अगले पॉडकास्ट के लिए। आप कभी भी फोन व्हाट्सएप कॉल करना। अब तो पक्का है, मेरे व्यूअर्स भी तो यही बैठे हैं कि ये सर कब आएंगे। एंड आपके साथ मैम को सबको देखना होगा कि आप दोनों कैसे करेंगे, पक्का करेंगे। तो कुछ और टॉपिक लेके अगले पॉडकास्ट में मिलेंगे। एंड आपको कैसा लगा? बहुत बढ़िया। आई गेस ये मेरा इतना लंबा चौड़ा पॉडकास्ट पहले ही था, बट मुझे अब आपने बोला ये पॉडकास्ट का अनुभव कैसा, तब मुझे थोड़ा सा समझ में आया कि अपन पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रहे हैं। अदरवाइज मेरा वो ध्यान भी नहीं था कैमरा की तरफ। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि यार बहुत मतलब जो होता है ना पुराने दोस्त के साथ बातें करें, गप्पे करें, वो वाला फील मेरे को आया। ठीक है, तो वो फील के लिए मैं पॉडकास्ट और करना चाहूंगा। ठीक है, मतलब व्यूज मिले नहीं मिले तो अलग बात है, बट ये जो इंटरेक्शन होता है वो इंटरेक्शन हार्डली आजकल नहीं हो पाता। तो दैट इज द मेन थिंग व्हिच आई हैव एंजॉयड अ लॉट। तो थैंक यू सर, थैंक यू, धन्यवाद, थैंक यू। एंड आप लोगों को अगर अच्छा लगा होगा और भी बहुत सारी बातें जानने होगी तो डू वॉच दिस फुल पॉडकास्ट, क्योंकि आपका परसेप्शन पूरा ही चेंज होने वाला है। आप एक बार देखेंगे, आपको पता चलेगा कि लॉ एज अ फील्ड, एज अ करियर भी चूज किया जा सकता है, एंड कितने अच्छे तरीके से चूज किया जा सकता है। अगर आपको अच्छा लगा, डू लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।